चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था जिसका नाम क्या था, आर्थिक नियोजन। कल हमको लगता है इसमें कुछ पढ़ा भी दिए थे और लिखा भी दिए थे। जल्दी से 5 मिनट में इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इसमें बेसिक बात क्या बताए थे, आर्थिक नियोजन के मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग। कोई भी देश अपन अर्थव्यवस्था में सुधार लाएगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वृद्धि और विकास करेगा, उसके लिए प्लान सेट करेगा रे, वही प्लान को हम लोग कहेंगे आर्थिक नियोजन। ठीक है, हालांकि हम बताए थे कि आर्थिक नियोजन का शुभारंभ कौन किया, रूस में। सबसे पहले रूस में स्टार्ट हुआ था। उस समय एक शासक है कौन, स्टालिन। स्टालिन से पहले लेनिन ने स्टार्ट करना, चूँकि हम आपको बताए थे कि लेनिन की क्रांति 1900 में 17 में हुआ। इसके बाद लेनिन वहाँ का शासक बना और शासक बनने के बाद वह मार्क्सवादी सिद्धांत पर चला, जिसे हम बताए थे कि सबको ठोक पीट के बराबर कर दिया और वहाँ से वो कौन व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था स्थापित किया, बताए थे ना। लेकिन जब वह पूरा का पूरा मार्क्सवादी नक्शा कदम पर चला तो उसमें हमने देखा था कि बहुत सारा उतार चढ़ाव भी आया। जो अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करना चाहिए वो ग्रोथ नहीं करके और डाउन होने लगा। इसीलिए इसने मार्क्सवादी सिद्धांत से भी समझौता कर लिया और उसमें भी कुछ संशोधन कर दिया। संशोधन करने के बाद लेनिन अपना फिर एक मतलब घोषणा पत्र जारी किया, जिसको कहते हैं नेप, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये आया कब था, 1921 ईस्वी में। जब नई आर्थिक नीति लाया तो यहाँ से उसका अर्थव्यवस्था को सुधरा था। सुधरता क्या, यह 1924 ईस्वी आते आते लेनिन समाप्त हो गया है। इसलिए कभी भी आएगा, लेनिन ने नेप का घोषणा पत्र जो है कब जारी किया, 1921 में। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, 1924 में। यही 1924 ईस्वी में जब लेनिन मर गया तब फिर वहाँ का शासक कौन बना था, स्टालिन। स्टालिन ना जी, स्टालिन अपने आप को अब यहाँ से सुदृढ़ तरीके से इसको व्यवस्थित करेगा और ये लेनिन के ही नक्शा कदम पर चलेगा। यहाँ से अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इसने पंचवर्षीय योजना को लाया है। तो कभी भी आएगा कि पंचवर्षीय योजना को किसने सबसे पहले जारी किया, तो पंचवर्षीय योजना को लागू करने वाला कौन है, स्टालिन है। कब लागू किया है, 1928 ईस्वी में। यहाँ से जब 1928 ईस्वी में यह पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार कर रहा तो बाकी जो पूंजीवादी देश है इस पर हंस रहा था। उसी बीच हम आपको एक घटना से अवगत कराए थे, 1929 से 23 ये विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था। वह आर्थिक संकट से जितना भी देश था जो पूंजीवाद को मानता था सब पर इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन रूस पर इसका उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ये मुस्कुरा रहा था रे। यही कारण है कि 1931 ईस्वी से अब जितना पूंजीवाद देश भी है वो भी यहाँ पर पंचवर्षीय योजना को, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आर्थिक नियोजन को अपनाने के लिए बाध्य होगा। अब यहाँ से पूंजीवाद देश भी नियोजन अपनाएगा और समाजवाद भी नियोजन अपनाएगा। लेकिन उसके लिए दो तरह के स्वरूप बताए थे। एक स्वरूप होता है जो आदेशात्मक होता है, एक निर्देशात्मक होता है। तो हम बताए थे कि जो समाजवादी देश होंगे वो आर्थिक नियोजन के तहत कैसा प्रारूप तैयार करेगा, आदेशात्मक। लेकिन जो पूंजीवादी देश होगा वो निर्देशात्मक। यहाँ के बाद से तब फिर आप लोग का स्टार्ट किए थे हम लोग। जब भारत के सापेक्ष पढ़ेंगे तब भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना की अगर बात करता है या आर्थिक नियोजन की बात करता है तो इसका चर्चा सबसे पहले किसने किया, डॉक्टर विश्वेश्वरैया। कब जी, 1934 ईस्वी में। अपन एगो पुस्तक लिखा था कौन, प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक प्लान ऑफ इंडिया। ये पुस्तक में 1934 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना का उल्लेख किया है। फिर हमने बताया था 1900 में 44 ईस्वी में बम्बई के विकास करने के लिए बॉम्बे प्लान बनाया था। उसमें 8 उद्योगपति इसमें भाग लिए थे। इसके बाद एक डेट और बताए थे 1950 जेपी नारायण ने इसके लिए क्या किया था, सर्वोदय योजना बनाया था। इतना बात तो हम लोग सीख लिए थे। लेकिन आज़ादी के बाद, आज़ाद कब हुआ था इंडिया, 1947 ईस्वी में। अब आज़ादी के बाद कुछ विशेष है नहीं, तो इसके लिए कैसे कैसे नियम कानून बनेगा, इसके लिए संविधान सभा का गठन करके और उसके बाद हम बताए थे कि सब कैसे देश चलेगा, इसके लिए नियम कानून बन रहा था और बन करके तैयार हो गया कब, 1950 ईस्वी में। तो अब वृद्धि और विकास के लिए एक आयोग का गठन हुआ। इसलिए कभी कभी आएगा पंचवर्षीय योजना के तहत कौन सा आयोग का गठन हुआ, तो कहना योजना आयोग का गठन हुआ। और वह योजना आयोग का जब बात करते हैं तो इसका गठन जो है वो कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 को। और किसके देख रेख में इसका गठन हुआ, जवाहरलाल नेहरू। हम बताए भी थे कि योजना आयोग से 2-3 गो बेसिक प्रश्न पूछता है जो याद रखना कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, तो जो योजना आयोग का अध्यक्ष वही होगा जो पदेन क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। इसलिए आप लोग को हम बताए। अच्छा, योजना आयोग का कार्यकाल कितने साल का, इसके कार्यकाल के लिए कोई सीमा नहीं है। पदेन प्रधानमंत्री, मतलब जब तक प्रधानमंत्री के पोस्ट पर जो है वही योजना आयोग का अध्यक्ष है।
वहाँ का अगर पोस्ट खत्म हो गया तो ये वाला पोस्ट भी स्वतः खाली हो जाता है। क्या लाइन क्लियर है? हाँ, इसमें बताए थे कि अगर योजना आयोग का पहला अध्यक्ष की बात करता है तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहला उपाध्यक्ष का बात करता है तो गुलजारी लाल नंदा, इसका अंतिम अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह और अंतिम उपाध्यक्ष अहलूवालिया। लिखाए थे अंदर तक? अच्छा, ये सब लिखा भी दिए। लेकिन हम बताए थे 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ, लेकिन इसमें क्या होता था, पूरा का पूरा शक्ति प्रधानमंत्री के पास है, तो बाकी जो राज है, राज्य का मुख्यमंत्री जो भी नाखुश रहते थे, इसलिए उनको खुश करने के लिए एक संस्था बनाया गया जिसका नाम क्या था, एनडीसी। एनडीसी ना जी? हाँ, इसको क्या कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब किया गया, तो कहना 6 अगस्त 1901 को 52 ईस्वी को। और एनडीसी का जो सदस्य होते थे, हर एक राज्य के कौन होते थे, मुख्यमंत्री होते थे। अब यहाँ पर से जो भी पंचवर्षीय योजना बनेगा उसको अंतिम रूप से अनुमोदित करने का काम कौन करेगा, तो यही एनडीसी को पावर दिया गया कि आप कहिएगा तभी ये पारित होगा। अब एनडीसी का जो सदस्य है उस सब मिलकर बहुमत लगाता था, तब जाकर के कोई योजना पारित होता था। इसलिए इसी को चूंकि पावर मिल गया ना अंतिम रूप से अनुमोदित करने का, इसलिए इसको कैबिनेट ही नहीं सुपर कैबिनेट का संज्ञा दिया गया। कभी भी आपको प्रश्न आएगा कि सुपर कैबिनेट किसे कहा गया है, ऑप्शन देगा संसद को या लोकसभा को या आप लोग का देगा सर्वोच्च न्यायालय को या फिर आप लोग का देगा एनडीसी को। तो सुपर कैबिनेट किसे कहा गया है, सुपर कैबिनेट इसको एनडीसी को कहा गया। क्या कर गया पता चल रहा ना? अच्छा, एक दो बात और, यही योजना आयोग को हम बताए थे इस संवैधानिक संस्था की गैर संवैधानिक, तो इसका संविधान में कोई चर्चा न है, इसको अपने हिसाब किताब से वृद्धि विकास के लिए बनाया गया है, इसलिए इसको गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। और जो गैर संवैधानिक संस्था रहता है वो कभी भी सरकार के बनने से और सरकार को हटने से कभी भी भंग हो सकता है, फिर से सृजित हो सकता है। इसलिए आपको बताए थे कि जब श्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने तो योजना आयोग को ही क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। उसी सीधी बोले कि इससे कोई लाभ होता नहीं, हम नहीं मानते हैं पंचवर्षीय योजना की कि 5 साल के लिए कोई टारगेट रखो, उससे कोई ज़्यादा वृद्धि विकास होगा। इसीलिए यहाँ पर आप लोग याद रखना है कि 15 अगस्त जिस दिन हम लोग को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तब 15 अगस्त 1901 को 14 को, हाँ तो 2014 को, बात समझा रहा है ना, 15 अगस्त 2014 ईस्वी को क्या किया, ये योजना आयोग को रद्द करने का घोषणा कर दिया। और इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, इसको बंद कर दो। कि 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन आयोग जी, नीति आयोग का घोषणा किया गया। लेकिन घोषणा किया गया है 15 अगस्त 2014 ईस्वी को, लागू करने का काम, स्थापना करने का काम कै जनवरी से, 1 जनवरी 2015 ईस्वी से इसको स्टार्ट मानना है। फिर सेम टू सेम वही बात, जो नियम कानून योजना आयोग में है कि योजना आयोग एक प्रकार का संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, तो नीति आयोग भी क्या है, गैर संवैधानिक संस्था ही है। इसमें भी याद रखना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, तो वही प्रधानमंत्री, पदेन प्रधानमंत्री। इसके लिए भी इसका कार्यकाल का कोई सीमा नहीं है। इसमें भी याद रखना है कि नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन बना, तो चूंकि नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री थे तो पहला अध्यक्ष इसका कौन है, नरेंद्र मोदी है। लेकिन पहला अध्यक्ष ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला उपाध्यक्ष, तो उस समय उपाध्यक्ष कौन बने थे, अरविंद पनघड़िया, याद रहेगा कि नहीं। तो नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनघड़िया थे। हम बताए भी थे वह कहाँ के थे जी, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के एज ए प्रोफेसर है। इसी कारण है कि वह कुछ ही समय के लिए यहाँ रहेंगे और फिर समय आने पर चूंकि वहाँ नो वर्क नो पेमेंट लगा के आए थे, अंततः कोलंबिया विश्वविद्यालय से लेटर जारी हुआ कि आप वापस आइए और नहीं तो फिर वही रहना है, तो हम यहाँ से आपको परमानेंट रिमूव कर देते हैं। इसलिए यहाँ ई वाला पोस्ट छोड़ करके और एज ए प्रोफेसर के तौर पर फिर वापस चले गए थे, याद रखना थोड़ा सा इसमें। अच्छा, इसके बाद हम बताए थे अगर अंतिम रूप से कहेगा वर्तमान, तो बताओ नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। अगर वर्तमान में अगर कहेगा कि अभी इसका उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी, कल आया था ना इसमें। चलो यहाँ तक बात आप लोग का ठीक हो गया। अब हम लोग को थोड़ा सा इस तो डिटेल कर दिए आर्थिक नियोजन मुलाकात कैसे कैसे होगा। हम लोग अगर बात करें योजना आयोग के तहत कि जब हम 1947 में आज़ाद हुए, इसके बाद हम सोच रहे थे कि कैसे कैसे हमको देश उस चलाना है, इसलिए नियम कानून बन के तैयार हो गया कब, 1950 में। अब बात यहाँ ये था
कि देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वृद्धि और विकास देखने के लिए अब 5-5 साल के लिए यहाँ पर टारगेट लिया जाएगा, जिसको कहेंगे पंचवर्षीय योजना, यानी पंचवर्षीय प्लानिंग किया जाएगा। तो यहाँ से याद रखना है कि पहला जो प्लानिंग होगा, इसमें कुछ कुछ प्लान के बारे में आप लोग को सुनना है। पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1951 से लेकर कई तक रहेगा, 56 तक रहेगा, 5 साल से जुड़ेगा, 1951 से 56। अब देखो 51 से 56, अगर इसमें थोड़ा सा और डिटेल करें तो ठीक ठाक है। अच्छा, इंडिया में क्या चीज़ था उस समय, चूंकि पहली बार देश अभी आज़ादी हुआ है, तो 2 चीज़ है, एक कृषि है, एक उद्योग है। कभी कभी प्रश्न आपको देगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया, कृषि पर, उद्योग पर, कृषि उद्योग दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तब प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? अब तुमको ही बताएं कि तुमको पहली बार तुमको कोई आज़ाद करे, पैसा वैसा भी नाम मात्र का है, मतलब जरी मनी है, उसे तुम या तो खेती कर सकते हो न तो उद्योग, दोनों में से एक ही काम कर सकता है। अब तुम अपने अनुमान लगाओ कि 2 चीज़ पूरा करना है, पैसा उतने है, उतने में तुमको खाने के लिए सोचना है, चाहे मकान के बारे में बनाने के लिए सोचना है, तो सबसे पहले किसको प्राथमिकता देगा, खाने का कि मकान बनाने पर? खाने पर। यही कारण है कि चूंकि उस समय इंडिया के पास अभी ई नहीं कि पूरा अमीर हो ले, अभी पहली बार अब आज़ादी से सर्वे किया है, नियम कानून बना है, पैसा जरीमन खजाना भरा है, तब जवाहरलाल नेहरू सोच रहे हैं कि पहले इसको खाने में लगाएं कि कुल के झोपड़ी है उसको मकान बनाने पर लगाएं। तो पहला टारगेट लिए हैं किसके लिए, कि कोई भूखले नहीं मरे, इसके लिए खाने पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसलिए ध्यान रखना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया है, कृषि पर। अब कृषि पर बल दिया गया तो देखो एक घटना सुनाएंगे तो उससे आप लोग का टावर धर देगा। अब कृषि में कैसे करेगा, 2 तरह की बात है, खजाना है तो या तो सब किसान को दे दीजिए अलग अलग अपन खाता में, अपने से वृद्धि विकास कर लेगा, और नहीं तो वही खजाना वाला पैसा को एक जगह लगा दीजिए, और एक जगह लगाने के बाद तो वहां से सब के यहाँ बट कर जाएगा, ई वाला। तो 2 तरह का उसमें नियम कानून है, या तो खजाना को सब किसान के पास दे दीजिए, खेती कर लेगा, और नहीं तो फिर वही खजाना को एक जगह लगा दीजिए, इससे सब किसान लाभान्वित हो जाएगा। तुमको क्या लगता है, मतलब नीचे से ऊपर गया है कि ऊपर से नीचे है, कौन वाला मेथड इसमें लगाया गया है? हाँ, ऊपर से नीचे वाला आप लोग को पता होना चाहिए। जिससे कोशिश करो कि हो सकता है कि तुम्हारे घर में 15 लाख रुपया आए रे, गार्जियन के पास, गार्जियन को वृद्धि विकास करना है तो उनके पास 3 साधन है, हो सकता है उनका 3 लड़का है, तो या तो वह 5-5 लाख तीनों को दे देंगे कि आराम से तुम 5-5 लाख लो और वृद्धि और विकास करो, और नहीं तो उनके पास एक और भी उपाय है, वही 15 लाख रुपया एक जगह लगा देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे बिजनेस के तौर पर, और उसी से जो भी इनकम होगा सबको देते रहेंगे। कौन वाला बढ़िया थ्योरी है, 5-5 लाख बांट देंगे वो वाला, आकि एक जगह इन्वेस्ट कर देंगे वो वाला? इन्वेस्ट वाला बुझा रहा है कि भैया एक जगह इन्वेस्ट हो जाएगा 15 लाख, ज़्यादा मुनाफा होगा, वो धैल के धैले रहेगा, इनकम सबको मिलता रहेगा, ये ज़्यादा सुरक्षित है। यही वाला मेथड लगा रहे हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू। हम लोग नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे आएंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वो वाला है रे, तो लोग कभी कभी देखा होगा गर्मी के दिन में, ई भगवान भोलेनाथ के मंदिर ऊपर एगो घैला रहेगा, ये देखा है, ऐसे पूरा पानी भर दिया, एगो छेद छोड़ दिया, आराम से धीरे धीरे टपकते रहता पानी, देखा कि नहीं? वही हालत जवाहरलाल नेहरू सोच रहा है कि एक जगह पैसा हम एकदम संचित कर देंगे और यहाँ से आराम से रिश्ते रहेगा, सारे लोग लाभान्वित हो जाएंगे। तो इस मेथड को कहते हैं ट्रिकल डाउन मेथड, जो ऊपर से नीचे की ओर सबके यहाँ लाभ पहुँचेगा। इसको कौन मेथड कर रहे हैं, ट्रिकल डाउन। कभी भी आप लोग कहेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया कौन मेथड को, ट्रिकल डाउन मेथड को। इसमें बल दिया है किस पर, खेती पर कि उद्योग पर? खेती पर, माने कृषि पर। देखो कृषि पर किस प्रकार पैसा कौड़ी लगाया है, तो ये घटना से प्रेरित हुआ है। जवाहरलाल नेहरू जब यहाँ से चूंकि परिभ्रमण पर गए तो दौरा करने के लिए गए हैं कहाँ, अमेरिका। अमेरिका में इसने एक नदी को देखा, टेनेसी नदी को, और वहाँ टेनेसी नदी घाटी परियोजना को देख करके ही कुछ सीखे हैं। वो क्या देख रहे हैं कि जो टेनेसी नदी घाटी है, यहाँ पर टेनेसी नदी पर एक बहुत ही बढ़िया बांध बांधा गया है। वह बांध से यहाँ पर ई नदी के द्वारा बाढ़ भी नहीं आ रहा है। ई वाला बहुत बढ़िया, यहाँ तो नहरों का जाल बिछाया गया है। नहरों का जाल बिछाने से अगल बगल के एरिया जहाँ पर पानी नहीं पहुँच सकता था, वहाँ पर भी पानी पहुँचाया जा रहा है। वहाँ के लोग भी आराम से खेती कर पा रहे हैं और कृषि से लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ तक कि उनको मोटर वोटर चलाने के लिए बिजली के कहीं और जरूरत नहीं, यहीं से वही पानी को नीचे टरबाइन पर गिरा करके पनबिजली तैयार कर रहे हैं।
बस इसी से देख करके जवाहरलाल नेहरू समझ गए कि हम समझ गए पैसा कहाँ लगाना है, और वही टेंसी नदी घाटी परियोजना को देख करके इनसे कुछ सीखें। वापस जब इंडिया आएंगे तो कहेंगे कोई बात नहीं, कृषि पर तो हम बल देवे करेंगे, लेकिन हम सीख लिए कि पैसा कहाँ लगाना है। पहले पता करो कौन कौन नदी है, सब नदी पर बांध बांधो। पूछ भी रहा है कि कहाँ लगी बांध, क्योंकि इस समय पहला बारिश सब है, कोई बात नहीं, बांधो ना। सबको बांधने में लगा हुआ है। और पहली बार बांध जो बांधा गया है दामोदर नदी घाटी पर, मतलब दामोदर नदी पर। जिस प्रकार अभी बिहार का शोक कोसी कहलाता है ना, वैसे दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाता था। जब से बांध बांधा गया तब से वहां पर उसका कंडीशन कुछ ठीक ठाक आया है। तो यही कारण आप लोग को कभी कभी आएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, यहाँ पर कहेगा दामोदर नदी घाटी परियोजना किस मॉडल पर आधारित है, सब ऑप्शन देगा। एगो दे देगा टेंसी नदी घाटी परियोजना, तो आप खुद मान लो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किसका देन है, टेंसी नदी घाटी, क्योंकि उसी से सीख करके यहाँ आया है। और यही दामोदर नदी घाटी परियोजना को, मतलब दामोदर नदी पर एक बहुत बढ़िया बांध बांधा गया। बांध बांधने के बाद अब वहां पर से दामोदर हो गया, यहाँ तक कि उड़ीसा में अगर चले जाओगे तो सबसे लंबा बांध भारत का कौन बांध जी, हीराकुंड बांध, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का देन है। इसी में अगर हम बात करें भाखड़ा नांगल बांध कौन नदी पर, सतलज नदी पर, ये भी प्रथम पंचवर्षीय योजना का देन है। उसमें तो ऐसा कहा गया कि सबसे मतलब उस समय 200 मीटर 25 मीटर जी, मतलब आप लोग याद होगा कि लगभग अगर इसको फीट में बदलोगे तो 3 से आप गुना कर दीजिए, तो बोलिए 5 या 15 बैठे 66 67 600 कितना 675 इतना फीट। अगर हम 10 फीट पर एगो मकान बनाते हैं तो 10 से भागा दे दो, 67 कितना 5, 67 तल्ला इतना ऊंचा, एक तल्ला इतना ऊंचा 10 फीट है। और ऐसा 675 फीट के मतलब 10-10 फीट पर इसको अगर बांटेगा तो कई तल्ला हो जाएगा, 67 तल्ला इतना ऊंचा बांध बांधा गया है। यहाँ पर लोग पूछे रहा काहे से किए हैं, कहेंगे बांधो ना, बाद में देखा जाएगा। और इससे आदमी को फिर बाद में जब बांध बांधा गया तब फिर वह योजना समझा रहे हैं कि देखो होगा क्या, ये नदी है, ये नदी में आराम से पानी आ रहा था, कोई इस्तेमाल नहीं है। पानी अगर कम आया कोई बात नहीं, ज़्यादा आया तो जहाँ तक कि अगल बगल क्षेत्र को क्या कर दिया, बाढ़ से ग्रसित कर दिया, सबको डुबा के रख दिया, फसल सब बर्बाद कर दिया। हम करेंगे क्या, इस सही से पानी आएगा, हम इस पर बांध बांध दिए। बांध बांधने से होगा क्या, यहाँ जल स्तर नीचे रहेगा कि ऊंचा रहेगा, एकदम बांध के रोक ले रहेंगे। रोकने के बाद इसमें आगे क्या करेंगे तो 2-4 वही गेट बना देंगे। वह गेट अपने से न हमारी मर्जी से खुलेगा। जब देखेंगे कि बरसात है गेट उठ खोले की कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। जब देखेंगे कि नहीं बांध लगता है टूटने वाला है, खोल देंगे अपने आवश्यकता अनुसार से। लेकिन ऐसे हम संभवतः उस पानी को स्टॉक रखेंगे। स्टॉक करने से क्या होगा, बाय द वे यहाँ कोई गांव है, यहाँ पर ऐसा गांव है जहाँ तक ये पानी पहुँच ही नहीं पा रहा था। अब हम यही वाला पानी को इधर से कुछ दुआरी निकाल करके और इस प्रकार से नहर बनाएंगे, और नहर से ई गांव के जो भी खंधा होगा इसको जोड़ते हुए आगे की ओर निकाल देंगे। अब ऐसा करने से होगा क्या, 2-3 चीज इसको आराम से मिल जाएगा। पहला चीज, ई गांव तक डायरेक्ट कोई रोड नहीं था, तब रोड बनाने के लिए भी हमको नहीं सोचना है। जब ये नहर बनाएंगे तब मट्टी निकलेगा ना, यही मट्टी को एकदम किनारे किनारे बिछा देंगे। इसलिए तो कभी कभी देखा होगा कि जन्ने से पैन गया होगा, पैन माने नहर, तो तुमको ऐसा नहीं कि भैया ये खेत है आ खेत के गड्ढा में ऐसे पैन चल गया, नहीं। वो देखेगा कि अगर ये पैन है तो बगल में ऊंचा टीला भी होगा, कारण मट्टी जाएगा कहाँ। यही कारण है कि बस यही इसका नहर बनाया। नहर बनाने के बाद जब इसके द्वारा निकाला गया मट्टी को किनारे किनारे बिछा दिया गया, तो ऑटोमेटिक वो गाँव तक सड़क ले जाने का काम भी पूरा हो गया। इसलिए कभी कभी कोई किसी से पूछेगा कि फलना गाँव कहाँ पड़ता है, तो एकदम नहारे धैले चल जाइए। नहारे धैले चल जाइए इसका मतलब वो बता रहा है कि नहर से जो निकाला गया मट्टी है उसी से वो रोड भी तैयार कर लिया है, तो रोड भी पहुंच गया। अब होगा क्या, यहाँ पर जैसे एक गांव यहाँ मिला, अब ये पानी स्टॉक होकर के जैसे ये नहीं आएगा तो यहाँ अपना पुवार उवार लगा करके वो रोक लेगा। जब रोकेगा तो यहाँ जलस्तर उठेगा, ये गाँव का जो खंधा होगा इधर उधर बिना मोटर के ऑटोमेटिक पट जाएगा। जब देखा पूरा पट गया, एकदम पानी ओवरफ्लो हो रहा है, फिर से जैसे छोड़ देगा, इधर छोड़ेगा तो पानी आगे की ओर बढ़ेगा। अगला गांव फिर उसको छेक के रोकेगा, फिर वहां पर बिना मोटर के अपना खंधा को डुबा के पटा लेगा। इसी प्रकार से क्या हुआ कि नहरों का बहुत बढ़िया जाल बिछा करके जो पानी जहां तक नहीं पहुंच सकता था गांव गांव तक ही पहुंचा दिया। इसलिए किसान को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। किसान को इस प्रकार से फायदा हुआ है। वहीं पिकनिक मनाने का भी एक बहुत बढ़िया स्थल हो गया। तो जनरल देखता है
कि अगर 1 जनवरी आ रहा है, कहाँ मनाना है? तब बांध पर पिकनिक मनाने जाना है। अब जब यहाँ पिकनिक के लिए यहाँ सोर्स बनाएगा तो रोजगार जरिए बढ़वे करेगा, तो वो दृष्टिकोण से भी यहाँ पर लाभ मिला। यहाँ तक कि जब गेट खोला हुआ है, चाहेंगे कि हमको जैसे बिजली तैयार करना है, तो चूंकि ऊंचाई पर है पानी, हम आपको बताए थे ऊंचाई पर अगर रहता है तो ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वह पानी में कौन एनर्जी है? अस्थिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी। इसके कारण भी वह एनर्जी जो है हम लोग विद्युत प्राप्त करने में कर सकते हैं, तब बिजली भी तैयार हो सकता है। ये सब लाभ जब जवाहरलाल नेहरू जोड़ाया है तो अब जाकर के उसको लगा कि नहीं बहुत बढ़िया काम हुआ है, किसान भी लाभान्वित है, यहाँ तक कि रोड बनकर तैयार हो गया तो आने जाने में परिवहन में भी सुविधा हो गया है, पन बिजली भी तैयार करके हमको बिजली भी प्राप्त होने लगा है, यहाँ तक कि पिकनिक का भी बहुत बढ़िया स्पॉट मिल रहा है। इसी कारण से ये जो भारत में ये सब बांध जो देख रहा है, जब भारत में बांध बांधने लगा तो इसी से खुश होकर के जवाहरलाल नेहरू ने यही बांध को आधुनिक भारत का क्या कहा है? मंदिर कहा है। ये वाला प्रश्न आप लोग का बड़ी बढ़िया है, कभी कभी सेट उट में मिलता है। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा है? ऑप्शन ए सोमनाथ मंदिर को, ऑप्शन बी संसद भवन को, और ऑप्शन सी परियोजना को या बांध को। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा लड़का कहाँ? आधुनिक भारत का मंदिर, बड़ी बढ़िया मंदिर सोमनाथ मंदिर। मार टिक आगे बढ़। तो ये नहीं सोचना है जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहा है? बांध को, परियोजना को। इससे खुश होकर के तो ये वाला बात ये समझ में आया कि नहीं? एक लास्ट बार इसका रिविजन कर देते हैं। अच्छा, ये एक प्रश्न इसमें और पूछता है, ये जो कृषि पर बल दिया गया है ट्रिकल डाउन मेथड के तहत, कभी कभी आता है इस शिक्षा दीक्षा किससे लिया है? तो एक बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट है हेराल्ड डॉमर, याद रहेगा कि नहीं? जवाहरलाल नेहरू उसी से प्रेरित हुआ है। इसलिए कभी कभी आप लोग को आएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो याद रखना है कौन मॉडल पर? हेराल्ड डॉमर मॉडल पर। फास्ट में रिविजन कर लो। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? कहना कृषि पर बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डॉमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत विभिन्न प्रकार के आप लोग को बात रखना है, जैसे दामोदर घाटी परियोजना विकसित हुआ, हीराकुंड बांध बांधा गया, यहाँ तक कि भाखड़ा नंगल बांध विकसित हुआ। ये सब याद रखना। हालांकि जवाहरलाल नेहरू जब ये परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किए थे तब टारगेट रखे थे कि डरले चूंकि अभी स्टार्टे किए हैं, तो स्टार्टिंग में कोई भी काम करता है उसके लिए लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं रखता है, छोटा मोटा लक्ष्य रखता है। इसलिए यह विकास का जो दर रखे थे वो 2 कितना 1%। लेकिन आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा कि इसमें इतना बढ़िया फायदा हुआ कि यह विकास 3.6% तक रहा। तब आदमी तो उत्साहित रहबे करेगा ना। अब तुम कोई काम करने जा रहे हो, कोई बिजनेस से स्टार्ट किया और तू अनुमान लगाया था कि हमको ज्यादा ना 100 रुपया का मुनाफा चाहिए, अब पता चल जाए कि और से बिजनेस से तुमको 300 रुपया का मुनाफा हो गया, तो अगला मुनाफा कमाने के लिए अगला बिजनेस तो और हिम्मत से करेगा। यही कारण है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को इतना बढ़िया रूप से सफल मतलब होने के कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी खूब बढ़िया से स्टार्ट किए हैं। और यही द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? कहना 1956 से 1961। अब इससे बता, अब जरिए इनकम भी हो गया, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय अब लगा कि नहीं खाने के लिए आदमी अब सब कुछ हो गया। इसमें तो यहाँ तक हो गया रे कि जो भूखले मरता था वो भी अब भूखले नहीं मर रहा, अनाज मिले चाहे नहीं, क्योंकि पानी आ गया गांव तक। तो जो लेकर कुपोषण के भी शिकार हो रहा था गरीब गुरबा आदमी, वो भी लगी टान ले है। कुछ नहीं था, 2-4 को गरैये मार लिया, कुछ ने ताव पर चढ़ाया, आदम आराम से खा लिया, उसको भी हम कुपोषण के शिकार से वो बचा रह रहा है। तो ये सब फायदा भी जोड़ाया है। हालांकि लगा है ये सब फायदा है, फायदा ये तो ये सब घिसावट वाला फायदा है, दिखता नहीं है लेकिन है। तो ये सब ध्यान में रखना है। फिर हमने कहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को सफल होने के कारण हिम्मत से फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया 1956 से 1961 तक। हालांकि अच्छा ये गेस करो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया है? कृषि पर कि उद्योग पर? कृषि के लिए काम तो पहला बार करिए दिया, अब है कि नहीं जरिए खाने उन्हें का हो गया। और रहने के बारे में सोचो, अब रहेगा जैसे अब घरे बनाना है तो घर खाली ईटा पर ना, अब कोई मूर्तियाँ बनाता है तो क्या लगता है मूर्ति में खाली मट्टी लगता है? न, उस मट्टी को नहीं ढहे, एकदम मट्टी स्थिर रहे, उसके लिए पहले उसमें हड्डी लगाना पड़ता। हड्डी जस्ट लाइक नवारी, जैसे हम लोग के शरीर में त्वचा जो है, चमड़ा जो है, मांस जो है, इस समझो मट्टी है।
और उसके अंदर जो तुम देख रहे हो हड्डी, वही वाला मूर्तिया में नेवारी डाला जाता है। अगर नेवारी नहीं डालेगा तो वही हालत होगा, कितनों चढ़ाते रहो लेबा वो गिरिए जाएगा, बरियार नहीं होगा, यही हालत है। अब तुमको घरे बनाना कराना है, हम ऐसे उठा देंगे, छड़ देवे नहीं करेगा, तो मजबूती तो कभी किस्म कराएगा ना। अब मकान बनाने के बारे में सोचवा रहे हैं, तो उसके लिए करें कि अब हमको ध्यान देना किस पर, उद्योग पर। अच्छा, उद्योग में भी कैसा उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग कि बृहत उद्योग, लघु तो नालायक हो। अच्छा है जी, इस्पात संयंत्र वो कौन लघु उद्योग है रे? इसलिए आपको याद रखना है कि 1955 से 56 में बल दिया गया कौन उद्योग पर, भारी उद्योग पर। फिर से सोचो, ट्रिकल डाउन मेथड, वो कभी नहीं सोचेगा कि हम छोटका को 2 रुपया दे दें, वो सीधे कहेगा कि हम बड़का को दे दें, ओरा से छनते छनते सब तक पहुंच जाएगा। ई थ्योरी है ट्रिकल डाउन मेथड। इसलिए याद रखना कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ईस्वी में भारी उद्योग पर बल दिया गया है। और इसी के तहत जो बरौनी में तुम देख रहे हो, कौन कारखाना, तेल शोधक कारखाना, इसी का देन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का देन है। यहाँ तक कि नहीं, द्वितीय का भी सुनना। उसके बाद आप लोग का 3 गो मेन रूप से याद रखना, कहाँ कहाँ का, तो एक है राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र, जो किसके सहायता से, हाँ ये नहीं सोचना कि भैया इसमें भारी उद्योग बैठाएगा, तो वो भारत के पास इतना पैसा है कहाँ कि अपन खजाना से पैसा निकालेगा लगा देगा। यहाँ पर उद्योग भी स्थापित कर रहा है तो दूसरा देश के सहयोग से। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया, लेकिन वह किसकी सहायता से, तो जर्मन के सहायता से। यहीं पर दुर्गापुर में भी लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ, वो किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। और एक आप लोग का भिलाई है, भिलाई में भी लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ, किसकी सहायता से, रूस के सहायता से। तो ये तीनों जो इंपॉर्टेंट तुम देख रहे हो, इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ राउरकेला में, दुर्गापुर में और भिलाई में। राउरकेला में किसकी सहायता से, जर्मन के सहायता से, और दुर्गापुर में ब्रिटेन की सहायता से, और भिलाई में रूस के सहायता से हम लोग यहाँ पर भारी उद्योग को स्थापित करने में सफल रहे। यहाँ पर भी हमको कुछ नहीं, सक्सेस दर अच्छा रहा, इसमें भी 3% के आसपास में सफलता मिला है। बात समझा रहे कि नहीं? हाँ, इसके बाद आप लोग को अगला सोचना है। यही 1956 से 1961 तक दूसरा पंचवर्षीय योजना रहा, जिससे हम लोग को कुछ हद तक सफलता ठीक है ठाक रहा। अब जब दोनों क्लियर है, तो अब फिर से हिम्मत से 1961 से 1966 तक कैवा पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया। अच्छा, दूसरा पंचवर्षीय योजना में भारत का प्रधानमंत्री कौन है, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब 61 से 66 ईस्वी में यहाँ पर फिर से आप लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया, कृषि पर, उद्योग पर कि दोनों पर? तो यहाँ से अब दोनों को साथ साथ लेके चलने का काम किया जा रहा। एक बात और, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डॉमर। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस योजना पर आधारित है। याद रखना, कौन नोबिस, महालनोबिस, एकदम ध्यान में रखना। प्रथम पंचवर्षीय हेराल्ड डॉमर, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय तो यहाँ पर महालनोबिस योजना पर ये आधारित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जब नाम आता है तो ये किस मॉडल पर है, तो ये है चक्रवर्ती मॉडल पर। ये 3 गो मॉडल जरूर याद रखना। पहला था हेराल्ड डॉमर, दूसरा था पीसी महालनोबिस, और तीसरा कहेगा था चक्रवर्ती योजना पर या चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। इसमें थोड़ा सा रुकावट आएगा, कारण क्या है, 1961 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है और 1962 में हम लोग लक्ष्य रखे कि कृषि पर भी बल देंगे और उसके साथ साथ उद्योग पर भी बल देंगे। शुरुआत तो अच्छा दिए। इसी के तहत आपको पता होगा खास करके बोकारो स्टील प्लांट, तो ये ध्यान रखना, ये वाला आप लोग का क्वेश्चन स्पेसिफिक है। कारण 3 गोने से लौह इस्पात संयंत्र है जी, दुर्गापुर, भिलाई और एक है राउरकेला, और ओकरे में रहेगा बोकारो। कहेगा इनमें से कौन प्रथम पंचवर्षीय योजना का देन नए है, तब बोकारो वाला याद रखना, क्योंकि बोकारो में जो स्टील प्लांट स्थापित हुआ है वो कैमा का है, तृतीय का है। याद रहेगा कि नहीं? अच्छा, इसमें 1-2 बात सुनिए तो। 1961 में स्टार्ट हुआ और 1962 ईस्वी में एगो घटना हम सुनाए थे, चीन हमला कर दिया किस पर, इंडिया पर। अब तुम इतनी अनुमान लगाओ कि कोई अगर वृद्धि विकास के लिए सोचा है और कोई युद्ध स्टार्ट हो जाए तो वृद्धि विकास तो रुकिए जाएगा ना। इसी कारण है कि इसमें थोड़ा सा रुकावट हुआ है। यहाँ तक कि हम लोग का कुछ एरिया भी चला गया उस युद्ध में, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा यही युद्ध में वो कब्जा किया था जी। इसलिए ध्यान रखना है कि 1962 ईस्वी में यहाँ चीन हमला किया, इसलिए विकास दर में थोड़ा कमी आया है। फिर 1963 ईस्वी में, लेकिन 1961 ईस्वी 64 में फिर एक घटना घटा। जो नेतृत्व कर रहे थे, मालिक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं का निधन हो गया। 1964 ईस्वी में क्या हो गए हैं,
खत्म हो गए तो उस समय इंदिरा गांधी भी छोटी है। अब कहेगा कैसे इसको बना दें, इसलिए 1964 ईस्वी के बाद से फिर हम तत्काल रूप से किनको, लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री जब आए बेचारा वही जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दे करके और यहाँ से हरित क्रांति लाने का काम यही किए हैं। इसलिए कभी कभी आएगा हरित क्रांति के तहत बीज माने उन्नत किस्म का बीज जो है वो किस पंचवर्षीय योजना का देन है, पहला का, दूसरा का कि तीसरा का। लय का क्या ध्यान देता है, कृषि पर बल दिया गया था पहला में, मार दो पहले में आया था, तब पहला में टिक नहीं लगाना है। जब लाल बहादुर शास्त्री आए हैं तब यहाँ पर हाइब्रिड उन्नत किस्म का बीज आया है और वह तृतीय पंचवर्षीय योजना का देन है। इसके बाद आपको क्या बताए, लाल बहादुर शास्त्री भी दिक्कत में रहे, 1964 ईस्वी मरे हैं, बने हैं और जस्ट 1961 में 65 में फिर एगो घटना घटा है। यही 1965 ईस्वी में उधर से कौन हमला किया है, पाकिस्तान। माने एक ही पंचवर्षीय योजना में हम दो युद्ध फेस कर रहे हैं रे, एगो चीन का हमला है और 1965 में किसका, पाकिस्तान का हमला है। किसी तरह से इस युद्ध को भी हम लोग फेस करवे किए और 1961 में 66 ईस्वी में आखिरकार लाल बहादुर शास्त्री भी खत्म हो गए। अब तुम देखिए रहा केरला में कई गो घटना घटित हुआ है, तब भारत के दृष्टिकोण से ये सब सुखद समाचार है कि दुखद समाचार है। दो गो युद्ध झेल लिया और दो गो जे लीड कर रहा है वो गार्जियन गायब हो रहा है, तो यहाँ पर तो जानिए रहा कि वृद्धि विकास तो होगा नहीं, रुकले रहेगा। यही कारण है कि इसमें सबसे कम विकास देखने को मिला। इसलिए कभी कभी आपसे प्रश्न बना देगा, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्ष योजना में विकास दर सबसे कम रहा। तो इतने बात ध्यान लो कि सबसे ज्यादा घटना घटा है किसमें, तृतीय पंचवर्ष योजना में। उस सब डेट एकदम याद रखना, 1961 से स्टार्ट हुआ, 1962 ईस्वी में किसके साथ, चीन का हमला हुआ, 64 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू मर गए, 65 में यहाँ पर 65 में पाकिस्तान का हमला हुआ और 65 के बाद 66 में फिर से लाल बहादुर शास्त्री मर गए और उसके बाद आप लोग कहना यही 1966 ईस्वी में बड़ भारी सुखाड़ भी पड़ा है। सुखाड़ को हम लोग अकाल भी कहते हैं। तो सब घटना एक में अकाल पड़ा है, दो गो युद्ध हुआ है, दो गो आदमी चला गया है। यही कारण कि सबसे कम विकास दर अगर रहा तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में रहा। ये बात यहाँ तक याद रहेगा कि नहीं। अब यहाँ के बाद से जो लीड करेगी वो कौन, इंदिरा गांधी लीड करेगी। और यह इंदिरा गांधी जब इस अवस्था को देख रहा है तो कहा कोई बात नहीं, अभी हम लोग बहुत घाटा में हैं, पहले उसको जो क्षति हुआ है इस क्षति को पूर्ति करो। इसलिए कुछ दिन के लिए योजना को नहीं लाएगी, उसको छुट्टी मनाएगा। कौन कौन, 1967, 68 और 1969, 3 साल के लिए अब छुट्टी में रहेगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम योजना अवकाश। कभी कभी आएगा प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक रहा, तो याद रहेगा कि नहीं, कब तक जी, 1969 ईस्वी तक। फिर कह रहा पता चल गया ना, इसमें बहुत ज्यादा लाभ हुआ था कि हानि हुआ था, हानि हुआ था। तो इतना बात आप लोग का फिट रखना है। यहाँ तक पहुंचा दिए, इसको पहले लिख लीजिए तो अगला दिन बता देंगे इसको पूरा।